This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। भारत एफएम प्रस्तुति साहित्य संध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सीमा सानी। मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। हिंदी और उर्दू साहित्य की एक सुंदर कड़ी आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। आज मैं लाई हूं आपके लिए कुछ ऐसी कविताएं, कुछ ऐसी रचनाएं जो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करती हैं या जेंडर इक्वालिटी को इम्पैक्ट करती हैं। जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि लिंग समानता या लिंग असमानता, इसकी सबसे बड़ी चुनौती, इसका सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको मेजर करना, इसको नापना बड़ा मुश्किल है। आज के दौर के कुछ लोग इस बात का भी दावा करेंगे कि जेंडर इक्वालिटी में हमने बहुत प्रोग्रेस की है, हमने इसे काफ़ी हद तक पा लिया है, या इसके बड़े बड़े जो चैलेंजेस थे हमने उन्हें दूर कर दिया है। पर मैं इस बात को चैलेंज करती हूँ। 20 साल पहले भी लोगों ने यही दावा किया था, उनका नैरेटिव यही था। पर अगर हम आज के दौर को पिछले 20 साल के दौर के साथ कंपेयर करें तो हम कहेंगे उस दौर में तो बहुत असमानता थी, बहुत इनइक्वालिटी थी। तो कहने का अर्थ ये है कि इस प्रॉब्लम का एक यूनिक एस्पेक्ट है, ये परत दर परत प्याज की तरह खुलती जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम इसकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, और असमानता हमें नज़र आने लगती है जो हमें पहले नहीं नज़र आती थी। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा पर्सपेक्टिव में डालने के लिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसी कविताएं जो 40-50 साल पहले लिखी गई थी, और उनके ज़रिए मैं एक बात सामने लाना चाहती हूँ, और वो ये है कि उनमें कही गई कुछ बातें हम आज भी दूर नहीं कर पाए हैं। दूर करना तो दूर, उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिसके बारे में अभी बात करने की शुरुआत भी नहीं की है हमने। आज जो दो कविताएं मैं आपके लिए लाई हूँ, वो एक लिखी है अमृता प्रीतम जी ने और एक लिखी है परवीन शाकिर जी ने। ये दोनों कविताएं ही, चाहे ये अलग अलग देशों में लिखी गई थी, ये सिमिलर सोशल नॉर्म्स की बात करती हैं, उन्हीं सामाजिक मूल्यों की बात करती हैं जिन्हें हमें तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं परवीन शाकिर जी की एक नज्म, जिजिया। गुड़िया सी ये लड़की जिसकी उजली हंसी से मेरा आंगन दमक रहा है। गुड़िया सी ये लड़की जिसकी उजली हंसी से मेरा आंगन दमक रहा है, कल जब 7 समुंदर पार चली जाएगी और साहिली शहर के सुर्ख छतों वाले घर के अंदर पूरे चांद की रोशनी बन के बिखरेगी, हम सब उसको याद करेंगे और अपने अश्कों के सच्चे मोतियों से सारी उम्र एक ऐसा सूद उतारते जाएंगे जिसका असर भी हम पर कर्ज नहीं था। ये कविता मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि ये सीधा सीधा वार करती है उस एक अजीब सी मान्यता पर जो हमारे कल्चर में अब भी कहीं कहीं जीवित है। वो एक अजीब सी मान्यता ये थी कि जब लड़कियां शादी कर लेती हैं तो उन्हें अपने ओरिजिनल फैमिली से, अपने जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया, उससे डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए, उससे अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। कुछ 40-50 साल पहले तो ये होता ही था, कुछ 20 साल पहले भी ऐसा थोड़ा बहुत होता था, और शायद अब भी टू सर्टेन डिग्री ये होता होगा कि लड़कियां अपने आप को मेंटली थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर लेती हैं अपनी ओरिजिनल फैमिली से। कुछ 20 साल पहले तक ये बहुत प्रत्यक्ष रूप में होता था।
40-50 साल पहले तो ये होता ही था, और अब बहुत कम होता है। शायद किसी ज़िलों में, किसी एरियाज़ में अब भी होता होगा, पर भगवान का शुक्र है कि ये मान्यता काफ़ी हद तक ख़त्म होती जा रही है। थैंक गॉड कि आजकल एटलीस्ट डायरेक्टली नहीं ये बात कही जाती। ये कविता माँ बाप के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। तो माँ बाप कहते हैं कि ये मेरी प्यारी सी सुंदर सी गुड़िया, जिसको मैंने इतने लाड़ प्यार से पाला है, जो मेरे घर के आंगन में हंसी बिखेरती है, वो जब चली जाएगी। और पुराने ज़माने में वाकई ऐसा होता था कि लड़कियां दूर चली जाती थी, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक इंडिकेशन होता था, एक अनसेड कॉन्ट्रैक्ट होता था, जिसे कभी कभी कहा भी जाता था। माँ बाप लड़कियों को विदा करते समय कह भी देते थे कि अब तुम उस घर की हो गई, और ये इम्प्लाई किया जाता था कि अब वो अपने मायके से, अपने उस परिवार से जहाँ वो पैदा हुई थी, थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहेंगी इमोशनली भी। ये एक बहुत ही दुखदाई बात है कि इमोशनल डिस्कनेक्शन भी एक्सपेक्ट किया जाता था काफ़ी साल पहले। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 20-25-40-50 साल पहले तो वाकई में ऐसा होता था। तो यहाँ इस कविता में वो कहती हैं कि जब वो लड़की चली जाएगी और एक किसी और के घर में पूरा चांद बनकर वहाँ पर रोशनी बिखेरेगी, वहाँ जाकर अपना जीवन साकार करेगी, तो हम उसे याद कर कर के रोएंगे। जो माँ बाप का बच्चों के साथ दिल का कनेक्शन होता है, वो तो सारी ज़िंदगी टूट नहीं सकता। इस बात को तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ इस कविता में वो कहती हैं कि जब माँ बाप अपनी लड़की को ऐसे भेज देते हैं किसी दूसरे शहर, और उसे याद कर 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 रोते हैं, अपने आंसुओं के मोती बहाते हैं, तो उन आंसुओं के ज़रिए वो एक ऐसा सूद अदा करते हैं, ऐसे कर्ज का सूद अदा करते हैं जो उन्होंने कभी लिया ही नहीं। सो द लास्ट टू लाइन्स ऑफ दिस पोएम्स आर मेंट टू डिस्ट्रॉय दैट माइंडसेट। वो ये कहती हैं, ये लाइनें ये कहती हैं कि माँ बाप ने लड़कियों के ज़रिए कोई कर्ज तो नहीं लिया था। दे नेवर टुक अ लोन विच दे हैव टू पे थ्रू द टीयर्स दैट दे शेड थ्रू आउट देयर लाइफ। ये कोई लोन तो नहीं था। ये कहाँ इस संस्कृति ने एक अज्यूम कर लिया, एक अजम्पशंस पे चल रही है हमारी संस्कृति कि माँ बाप जब लड़कियां पैदा करते हैं और उन्हें दे देते हैं, तो उन्होंने जैसे कोई कर्ज लिया है। अगर वो उनकी ज़िंदगी में क्यों ये आंसू लिखे जाते हैं, क्यों वो ज़िंदगी भर आंसू बहाएं, उन्होंने कौन सा ऐसा कर्ज लिया है। तो परवीन शाकिर जी इस माइंडसेट को बहुत डायरेक्टली अटैक करती हैं इन आखिरी 2 लाइनों में। यहाँ एक बात को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि जब 2 इंसान शादी करते हैं, देन देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स द न्यू फैमिली दैट दे गोना रेज वो बढ़ जाता है। तो दोनों तरफ से एक फोकस टुवर्ड्स दैट न्यू फैमिली होना लाजमी है, होना ज़रूरी है। बट जो पुरानी मानसिकता थी, जो हमारे ज्योग्राफिक एरिया की पुरानी मानसिकता थी, वो ये थी कि लड़कियों को अपना माइंडसेट चेंज करना है, लड़कियों को अपने आप को अपनी ओरिजिनल फैमिली से डिस्कनेक्ट करना है, पर ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन लड़कों से नहीं की जाती थी। ये सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है, और ये ही बात थी जो हमारी जेंडर इनइक्वालिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करती थी। This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। कुंवारी। मैंने जब तेरी सेज पर पैर रखा था, मैं एक नहीं 2 थी, एक समूची ब्याही और एक समूची कुंवारी। तेरे भोग की खातिर मुझे उस कुमारी को कत्ल करना था, तेरे भोग की खातिर मुझे उस कुमारी को कत्ल करना था। मैंने कत्ल किया था, मैंने कत्ल किया था।
यह कत्ल जो कानूनन जायज़ होते हैं, सिर्फ उनकी जिल्लत नाजायज़ होती है। यह कत्ल जो कानूनन जायज़ होते हैं, सिर्फ उनकी जिल्लत नाजायज़ होती है। और मैंने उस जिल्लत का जहर पिया था। फिर सुबह के वक्त एक खून में भीगे अपने हाथ देखे थे, हाथ धोए थे, बिल्कुल उस तरह ज्यों गंदले अंग धोने थे। पर ज्यों ही मैं शीशे के सामने आई, वह सामने खड़ी थी, वही जो मैंने अपनी तरफ से मैंने रात को कत्ल की थी। और खुदाया, क्या सेज का अंधेरा इतना गाढ़ा था? क्या सेज का अंधेरा इतना गाढ़ा था? मैंने किसे कत्ल करना था और मैं किसे कत्ल कर बैठी। इस कविता को पढ़कर दिल कहता है भाई वाह, ये एक भूकंप लाने वाली कविता है। तो बहुत हैरानी की बात नहीं है कि इस कविता को बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं गया। बहुत लोग इस कविता के बारे में जानते नहीं हैं, क्योंकि इसमें जो नारी जीवन का जो पक्ष बताया गया है, 50 साल पहले तो हमारा समाज शायद उसके बारे में बात भी नहीं कर सकता था, उसे ओपनली डिस्कस भी नहीं कर सकता था। औरतें ज़रूर 100%, 100% इस कविता में बताए गए एक दोहरे जीवन, एक इम्पोस्टर प्रॉब्लम के साथ ज़रूर रिलेट करेंगी, उसको ज़रूर समझेंगी। तो आइए अमृता प्रीतम जी की इस कविता को थोड़ा समझने की कोशिश करें। पहले हम इस कविता को टाइम के कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे और हम उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझेंगे। फिर हम इसे आज के जीवन पर, आज के स्टेट पर थोड़ा अप्लाई करेंगे। मैंने जब तेरी सेज पर पैर रखा तो मैं एक नहीं दो थी, एक समूची ब्याही और एक समूची कुंवारी। तेरे भोग की खातिर मुझे उस कुमारी को कत्ल करना था, मैंने कत्ल किया था। तो यहाँ वो कहती हैं कि व्हेन आई गॉट मैरिड, जिस रात मेरी शादी हुई, मुझे लगा कि मैं एक नहीं, मैं दो हूँ। एक तो वो जो पूरी तरह से तुम्हारी हो चुकी है, पूरी तरह से जिसकी शादी हो चुकी है, पर एक जो अभी भी कुंवारी है। मतलब कि यहाँ शी इज एक्सपीरियंसिंग डुअल लाइफ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, डुअल पर्सनालिटी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। उन्हें ऐसा लगता है कि शी इज़ लूजिंग अ पार्ट ऑफ अ पर्सनालिटी। और ये पुराने ज़माने में सही भी था, जैसे कि मैंने आपको पिछली कविता में भी बताया, एक एक्सपेक्टेशन होती थी वुमेन से कि वो शादी के बाद अपने आप को बदल लेंगी, डिवोट कर लेंगी, अपनी सिर्फ फैमिली, न्यू फैमिली की ही तरफ नहीं, अपनी जिस फैमिली में उनकी शादी हो रही है वहाँ भी the acceptance, the giving in has to come more from the woman. तो यहाँ वो कह रही हैं कि she knew that night her life was changing, but a part of her old personality was still alive and she felt like she was two people. एक तो वो जो जिसकी शादी हो गई है, जिससे एक एक्सपेक्टेशन है, so she's stepping into a new role, but the pull for her from her original personality was so strong that she felt that part of that personality was also still alive, and it was so strong that was still pulling her. यह कत्ल जो कानूनन जायज़ होते हैं, सिर्फ उनकी जिल्लत नाजायज़ होती है। और मैंने उस जिल्लत का जहर पिया था। फिर सुबह के वक्त एक खून के भीगे अपने हाथ देखे थे, हाथ धोए थे, बिल्कुल उस तरह ज्यों गंदले अंग धोने थे। सो दिस इज द heart of the poem, and this is where it steps into the area which nobody wants to talk about, but she does very bravely talk about these things, and mind you, this was 50 years ago. तो यहाँ वो कहती हैं कि to become that new person who would have been devoted to you, would have devoted myself to this new life, I had to kill the other person. And it was a social expectation that you would transform yourself overnight and you would kill or lose your older personality. तो ये कविता दो लेवल पर बात करती है। एक तो ये कि पर्सनालिटी का चेंज, किलिंग द पर्सनालिटी, पर एक ये दूसरी चीज़ के बारे में भी बात करती हैं, लूजिंग द वर्जिनिटी ऑन द फर्स्ट नाइट। इट टेक्स दैट मेटाफर एंड इट अप्लाइज टू द पर्सनालिटी।
तो वो ये कहती हैं कि losing the virginity and waking up in the morning and having the blood stains, that was the metaphor of killing that old personality. So when she washed her hands, she washed herself, she washed her hands full of blood, just like a criminal who has killed someone. पर ज्यों ही मैं शीशे के सामने आई, वह सामने खड़ी थी, वही जो अपनी तरफ से मैंने रात कत्ल की थी। और खुदाया, क्या सेज का अंधेरा बहुत गाढ़ा था। मैंने किसे कत्ल करना था और मैं किसे कत्ल कर बैठी। यहाँ वो कहती हैं कि पर जब मैं हाथ धोकर सामने आई और मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो वो वहीं थी। दैट ओल्ड पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी वॉज नॉट गॉन, आई कुड सी हर इन द मिरर। और वो वही लड़की थी जिसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू लूज हर लास्ट नाइट, एंड देन द रियलाइजेशन हिट्स हर। शी फील्स लाइक, was the darkness of the first night so strong that I killed the wrong person? मैंने किसे कत्ल करना था और मैं किसे कत्ल कर बैठी। She realizes her error and she says that मुझे अपनी पुरानी मैं को कत्ल नहीं करना चाहिए था, मुझे तो इस मैं को कत्ल करना चाहिए था जो मुझसे एक्सपेक्टेड है, जो मुझसे कही गई है, जो मुझसे एक एक्सपेक्टेशन, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन की जा रही है, उसे ख़त्म करना चाहिए था। अपनी पुरानी मैं को ख़त्म नहीं करना चाहिए था। In the context of old expectations from the society that existed 30 years ago or 50 years ago or 20 years ago, this poem makes complete sense, right? If you're asked to transform yourself, if you're asked to change yourself, asked to change your loyalties from your old family to the new family, or to lose the part of your personality to become a wife of someone, this poem makes complete sense and it's totally understandable. अब ये कविता आज के ज़माने को, जिसे हम सोचते हैं कि थोड़ा बहुत बदल गया है या काफ़ी बदल गया है, ये कैसे अप्लाई करती है? मैं कहती हूँ जब तक जेंडर इनइक्वालिटी जीवित है तब तक ये पोएम अप्लाई करती है। जब तक एक अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन वुमेन से की जा सकती है, और सिर्फ हमारे ही कल्चर में नहीं, हमारी संस्कृति में तो ये खड्डा है ही, और हमें मान लेना चाहिए कि हम सुसंस्कृत तो हैं पर हमारी संस्कृति में कई बड़े बड़े खड्डे हैं और हमें उन्हें देखना चाहिए, उन्हें संभालने की, उन्हें इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पर ये दुनिया के हर भाग में, दुनिया के हर देश में किसी न किसी हद तक जीवित है। जब तक ये जीवित है तब तक ये इम्पोस्टर प्रॉब्लम, ये दोहरी पर्सनालिटी की इशू women के सामने आती रहेगी. She will struggle to balance the both, or she will kill one side of her, and she will trade off her personality, her own dreams, to get us to become a successful mother or become a successful wife. पर अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी को एक बार हटा भी दें तो भी ये एक वैलिड थॉट है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो औरत हो या चाहे वो आदमी हो. अगर हम एक से दो होते हैं, एक नया परिवार बनाते हैं, एंड इफ़ वी फील कि हमें अपनी पुरानी पर्सनालिटी को लूज़ करना पड़ेगा एक नए ड्रीम को साकार करने के लिए, तो हमें अपने आप को ये क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या ये ज़रूरी है. अगर हमसे किसी ने मांगा है, चाहे वो हमारा हस्बैंड हो, चाहे वो हमारी वाइफ हो, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, अगर वो हमसे ये कह रहा है तो उसकी डिमांड क्या रीज़नेबल है. अगर हम उसकी डिमांड अनरीज़नेबल होगी, अगर ये नेगोशिएशन ना हो कि ये एक दबाव होगा, तो हम इस इम्पोस्टर प्रॉब्लम के साथ जिंदगी भर जिएंगे और दुखी रहेंगे. सत श्री अकाल, वेलकम एंड आदाब. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sphurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app.
More information can be procured at 513-488-5070. तो आइए बात करें एक बॉलीवुड सॉन्ग की। आज जो बॉलीवुड सॉन्ग मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, वो एक मेगा पॉपुलर सॉन्ग है, अपने ज़माने का बहुत बड़ा गाना है। और इस गाने के साथ मेरी एक लव हेट रिलेशनशिप है। मैं इसे जितना पसंद करती हूँ उतना ही नापसंद करती हूँ। इस गाने के बारे में बात करने से पहले आइए पहले इसे थोड़ा पढ़ें। गाने का नाम है झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। ये मेगा पॉपुलर सॉन्ग बॉबी मूवी का था, जो आई थिंक 1971 में आई थी। इस गाने को गाया था शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने, और इसे लिखा था आनंद बख्शी ने। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तू मायके चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा। तू मायके चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी। मैं आरी से कटवाऊंगा। प्यार करे आरी चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तू मायके चली जाएगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। तू दूजा ब्याह रचाएगा, तू मेरी सौतन लाएगा। मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। मैं तेरे सदके जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। मैं सातों वचन निभाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं तेरी सौतन लाऊंगा, तुम देखते रहियो। जैसा कि मैंने आपको कहा, इस गाने को मैं जितना पसंद करती हूँ मैं उतना ही नापसंद करती हूँ। This song has all the elements of excellent poetry. The expression is लाजवाब। इसका एक्सप्रेशन लाजवाब है। जिस तरह से ये लिखा गया है, देखने में बड़ा कैजुअल लगता है, पर इस तरह का गाना, इस तरह की क्या कॉन्वर्सेशनल सॉन्ग और कॉन्वर्सेशनल पोइट्री लिखना, इसके वर्ड्स चूज करना, उनको बैलेंस करना, उनकी टोन्स को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम है। ये एक बड़ा आर्टिस्ट ही कर सकता है, जो कि आनंद बख्शी साहब थे। और इसका एक बहुत ही कमाल का एस्पेक्ट है इसका म्यूज़िक, जिस तरह से इसे कंपोज किया गया, और इसमें एक लोकगीत का एलिमेंट भी है। अब ये लोकगीत के एलिमेंट को डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। कुछ कुछ गाने ही हैं जो लोकगीत बन सकते हैं, पर मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसमें वो सारे एलिमेंट हैं कि ये एक ज़माने में लोग ढोलक बजाकर ज़रूर गाएंगे। और आपने इसके सिम्टम्स देखे भी होंगे। ये गाना अब भी शादियों में और रोमांटिक रिलेशनशिप इवेंट्स में ज़रूर बजता है। ये गाना इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि इसका रोमांस बहुत इंटेंस था। इट सिग्नल्ड इंटेंस रोमांस, और ये इसका एक ट्रेड ऑफ भी था, और इसका ट्रेड ऑफ ही है जो मुझे पसंद नहीं है। इसका जो लास्ट पैराग्राफ है, चाहे वो उसमें एक मजाक और एक टीजिंग वे में बात कही गई है, पर ये मजाक बहुत सीरियस मजाक है। इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, और जब मैं बहुत ध्यान से इस बात को सोचती हूँ, आई विल नेवर ट्रेड ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी आर्ट if it has a bad impact on our society, especially impact on the problems that we are trying to deal with, or social problems that we are trying to eliminate. We are working very hard to eliminate. अगर कोई मुझसे ये कहेगा कि इस गाने को आप बहुत सीरियसली ले रहे हैं, ये इसमें जो ये बात कही गई है ये टीजिंग में कही गई है, हीरो का ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि वो सौतन लेकर आएगा, वो सिर्फ हीरोइन को चिढ़ा रहा था, मैं उसके जवाब में ये कहूँगी कि आपको लिंग असमानता या जेंडर इनइक्वालिटी का एहसास तब होता है जब आप सिचुएशन को फ्लिप करते हैं। मान लीजिए हीरोइन मजाक मजाक में ये बात हीरो से कहती है कि तू अगर मायके जाएगा तो मैं तेरी सौतन लाऊंगी। अब देखिए कि सबसे पहले तो जिस आराम से हम लोग सौतन वर्ड यूज़ करते हैं, लड़के के लिए तो हमारे दिमाग में वो शब्द भी नहीं आता। हमारा समाज इतना अनइक्वल है।
तो मैं तुम्हारी सौत लाऊंगी और हस्बैंड गिव्स इन। सबसे पहले तो आपको ये मजाक भी भद्दा लगेगा और आपको ये मजाक अननेचुरल लगेगा, ऐसा मजाक लगेगा कि आपके गले नहीं उतरेगा। तभी आपको एहसास होगा कि हमारी सोसाइटी कितनी अनइक्वल है। इसलिए ये गाना बहुत सुंदर होने के बाद भी मैं इसे एंजॉय नहीं कर पाती। This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। प्रोग्राम के अंत में एक कविता मेरी कलम से। हमारी ज़िंदगी के कई पैशंस होते हैं, कई गोल्स होते हैं जिन्हें हम पूरी ज़िंदगी मेहनत मशक्क़त करके पाने की कोशिश करते हैं। फाइटिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी और फाइटिंग फॉर इक्वालिटी इज़ वन ऑफ सच गोल्स विच आई थिंक मोस्ट women fight on the personal front as well as on the social front. पूरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक औरतें अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपनी सोशल लाइफ में भी ये लड़ाई लड़ती जाती हैं। और जब हमारे सामने एक इतनी बड़ी चट्टान जैसी प्रॉब्लम रख दी जाती है जिसकी जड़ें हमारे समाज के, हमारे जीवन के कोनों कोनों तक हैं, तो उसके साथ डील करना सिर्फ एक जनरेशन का नहीं, जनरेशन ओवर जनरेशन का काम हो जाता है। पर इस लंबी लड़ाई से हमें थकना नहीं है। कोई भी लंबी लड़ाई जो जनरेशन दर जनरेशन चलती रहे या बहुत लंबे समय तक चलती रहे, तो हम कभी कभी लड़ते लड़ते भूल जाते हैं कि मंजिल पाने का एहसास कैसा होता है या क्या होगा। इसी आशा को और एहसास को दर्शाती हुई मेरी ये कविता। दूर उफक पर आकाश और समंदर साथ हैं, चांद की छाया में चांदनी में डूबे हुए। उसी अब्र की चाह में मैं चल पड़ी थी, कोसों दूर आकर भी समंदर को ये कहते सुना, जाना अंबर और समंदर तो एक दूजे के लिए बने हैं, उनका मिलना तो तय है। पर उफक उतनी ही दूर था, फर्क सिर्फ इतना था, आकाश मेरी नस नस में बसा था और मेरे पैर पानी में डूबे थे। जब हम समानता को पा लेंगे तो वो एक एहसास होगा, एक ऐसा एहसास जो इंसान को तब होता है जब वो उफक को पा लेता है। और वो एक एहसास होता है जब हम आकाश को अपने नस नस में महसूस करते हैं और हमारे पाँव समंदर में डूबे होते हैं, तब हमें लगता है कि हमने उफक को पा लिया है। उसी तरह जब हम जेंडर इक्वालिटी तक पहुंच जाएंगे तो वो एक एहसास होगा, वो एक कागज़ में लिखी जाने वाली चीज़ या झंडा लहराने वाली चीज़ नहीं होगी, वो एक एहसास होगा। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ये भी आशा करती हूँ कि जो कविताएं आज हमने पढ़ी वो आपके दिल को कहीं ना कहीं छू गई होंगी। आप हिंदुस्तान में रहें या हिंदुस्तान से बाहर रहें, हिंदी साहित्य को और अन्य साहित्य को अपने जीवन का ज़रूर अंग बनाइए, क्योंकि साहित्य ही बदलाव का साधन है, नए विचारों का स्रोत है। अगर आप शेरो शायरी करते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो कमेंट्स में अपनी रचना ज़रूर लिखिए, मैं उसे प्रोग्राम में शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर। Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sphurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070.